हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग डील कर रहे थे पीजीबीपी को लेकर और हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को डील किया था, सेक्शन 28 को डील किया था। आज हम लोग डील करेंगे डिप्रिसिएशन को लेकर। टुडे इज डे 9 और आज हम लोग डील कर रहे हैं डिप्रिसिएशन को लेकर। डिप्रिसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये मान के चलो कि आप सीए फाइनल के बच्चों का या सीए के जो बच्चे हैं, सीए फाइनल में एक सम 15 मार्क्स का आता ही है पीजीबीपी को लेकर। उसमें डिप्रिसिएशन के एक दो कंसेप्ट को एग्जामिनर चेक करता ही है। तो ये मैं बहुत डिटेल में करने वाला हूँ। 8 से 9 क्लासेस में डिप्रिसिएशन के होंगे। 8 से 9 क्लासेस डिप्रिसिएशन के होंगे। आपको लगेगा कि इतना अधिक क्लासेस क्यों, बट ये आवश्यक है। आपको आपके इस 9 क्लासेस के बाद आपको समझ में आएगा कि ये आवश्यक क्यों है। मैं पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ डील करूंगा और इसमें हम लोग सेक्शन डील करेंगे। सेक्शन 32(1)(2), सेक्शन 32(1)(2)(a), सेक्शन 50, सेक्शन 43(6), सेक्शन 43(1) और बहुत सारे। तो क्या है ना कि हम लोग जब डील करते हैं पीजीबीपी को लेकर, तो हमारा जो इनकम टैक्स है, जितने भी चैप्टर्स है, जो भी सिलेबस है, सभी इंटरकनेक्टेड है। जैसे आपका सेक्शन 50 कैपिटल गेन को लेकर है, तो इसमें भी डिप्रिसिएशन के एप्लीकेशन होता है। तो सभी चैप्टर इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए जब आप पीजीबीपी कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कंसेप्ट ऐसे आए जो कैपिटल गेन के हो, कुछ कंसेप्ट ऐसे आए जो पेनल्टी के हो, कुछ कंसेप्ट ऐसे आए जो किसी अदर चैप्टर से रिलेवेंट हो। हम उस कंसेप्ट को जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे पीजीबीपी में, हम सिर्फ उसको समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि जब मैं उस चैप्टर में जाऊंगा तो मैं और डिटेल में जाऊंगा। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, आई जस्ट स्टार्ट माय क्लास। देखिए, डिप्रिसिएशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहले मैं आपको कुछ हिस्ट्री बोलता हूं। हम लोग डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट के अलग होते हैं और कंपनीज एक्ट के अलग होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अलग होते हैं और कंपनीज एक्ट के अलग होते हैं। कंपनीज एक्ट में क्या होता है, सिंगल एसेट्स कंसेप्ट है, सिंगल एसेट कंसेप्ट है। वही कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट इनकम टैक्स में भी था अप टू असेसमेंट ईयर 87-88। आपको ये लग रहा होगा कि इतना पुरानी बातों को लेकर मैं क्यों बोल रहा हूँ, बट ये आवश्यक है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको ताकि ये आइडिया लगे कि ये कंसेप्ट किस तरीके से इवॉल्व हुआ, किस तरीके से हम लोग ब्लॉक ऑफ एसेट्स की तरफ आगे बढ़े। तो ये अप टू असेसमेंट ईयर तक सिंगल एसेट कंसेप्ट था। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग इंडिविजुअली एसेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन को निकालते थे। हम लोग इंडिविजुअली एसेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन को निकालते थे। बट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 88 to 89, ये 88 to 89 के बाद से ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कंसेप्ट शुरू हो गया। ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कंसेप्ट शुरू हो गया। आप ये मान के चलिए कि कुल 4 ब्लॉक ऑफ एसेट्स होते हैं। टोटल 4 ब्लॉक ऑफ एसेट्स होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं बताइए तो? टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे पहला आपका आ गया बिल्डिंग, सेकंड आपका हो गया प्लांट एंड मशीनरी, थर्ड आपका आ गया फर्नीचर एंड फिक्सचर, और फोर्थ आपका आ गया इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में कॉपीराइट, फ्रेंचाइज, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाएंगे। नॉन कंपीटिंग फीस, वो भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाएंगे। समझ गए? तो मैंने क्या कहा, असेसमेंट ईयर 87-88 तक सिंगल एसेट कंसेप्ट था। 88-89 के बाद से जो भी कंपनी के एसेट्स थे, 87-88 में जो क्लोजिंग WDV था, जो क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू थे, उसी को हम लोग ओपनिंग में ले आए और क्या किए, जितने भी एसेट्स थे एसएससी के, उसको मैंने 4 ब्लॉक में तोड़ दिया। क्या क्या ब्लॉक हुए? बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एंड इंटेंजिबल एसेट्स। समझ गए? आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्या कहा,
कि मैंने इसको 4 ब्लॉक में तोड़ दिया, 4 ब्लॉक में मैंने इसको तोड़ दिया। ब्लॉक कोई डब्बा नहीं है जिसके अंदर आप एसेट्स को लिए और उसके अंदर रख दिए। ब्लॉक क्या है? ब्लॉक एक पेपर वर्क है। क्या इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंप्लीकेशन होता है? जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स होते हैं, क्या उसका इंप्लीकेशन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होता है? नहीं होता है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स सिर्फ हम लोग इनकम टैक्स के पर्पस के लिए निकालते हैं। ब्लॉक ऑफ एसेट्स हम लोग सिर्फ इनकम टैक्स के लिए निकालते हैं। तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या हो गया? मैंने आपको पहले ही कहा था 4 तरह के ब्लॉक ऑफ एसेट्स होते हैं, 4 तरह के ब्लॉक ऑफ एसेट्स होते हैं। बट क्या क्या मैंने कहा था, एक बार देख लीजिए। पहला मैंने कहा था बिल्डिंग, फिर मैंने क्या कहा था, फिर मैंने कहा था आपको प्लांट एंड मशीनरी, फिर मैंने कहा था फर्नीचर, और लास्ट वन इज में एसेट्स को जाके रख दिए। ब्लॉक क्या हुआ? ब्लॉक एक पेपर वर्क है। ब्लॉक क्या है? ब्लॉक एक पेपर वर्क है। तो ब्लॉक इज पेपर वर्क, पेपर वर्क फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर इनकम टैक्स पर्पस, फॉर इनकम टैक्स पर्पस। तो ब्लॉक क्या हुआ? ब्लॉक कोई डब्बा नहीं हुआ, ब्लॉक आपके पेपर में एक कैलकुलेशन हुआ जिससे आप इनकम टैक्स के लिए निकालते हैं कि डिप्रिसिएशन कितना होगा। एग्जाम्पल के लिए आईटीसी, आईटीसी के बहुत सारे बिजनेस हैं। आईटीसी का आप लोगों को पता है सिगरेट होता है, आईटीसी के एफएमसीजी है, आईटीसी के क्लोथ्स हैं, आईटीसी का आपका देखा जाए तो होटल्स हैं। ऐसे आईटीसी के बहुत सारे बिजनेस हैं। तो क्या ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स सेवरल प्रत्येक बिजनेस का अलग अलग होगा? ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स सभी बिजनेस का अलग अलग होगा? आंसर इज नो। ब्लॉक ऑफ एसेट्स सभी बिजनेस का मिला के एसएससी वाइज होता है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स एसएससी वाइज होता है, बिजनेस वाइज नहीं होता है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ब्लॉक ऑफ एसेट्स एसएससी वाइज होता है, नॉट बिजनेस वाइज। तो ये मान के चलिए जो आईटीसी का यदि बिल्डिंग का ब्लॉक है तो उसके अंदर में आईटीसी का फैक्ट्री भी आता है, आईटीसी का ऑफिस भी आता है, और आईटीसी के होटल्स भी आते हैं। तो मैंने क्या कहा था, ये बिजनेस वाइज नहीं होगा, ये आपका एसएससी वाइज होगा। समझ गए? आगे देखिए। अब क्या होता है ना, हम लोग जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स को निकालते हैं, इसमें एक कंसेप्ट आपको मैंने कहा था कि डिप्रिसिएशन किस पर निकालते हैं। डिप्रिसिएशन हम लोग WDV पर निकालते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू पर निकालते हैं। तो रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको मैं बाद में भी डील करूंगा, ये आपके सेक्शन 43(6) का पार्ट है। अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ में बोल रहा हूँ कि WDV क्या होता है। WDV क्या होता है देखिए। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका होता है, सपोज कीजिए माय प्रीवियस ईयर इज 22-23 एंड असेसमेंट ईयर इज 23-24। अब जस्ट ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो मैं आपको WDV बता रहा हूं, जब मैं 43(6) में जाऊंगा तो और डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, बट अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको कुछ समझ में आए कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ओपनिंग WDV एज ऑन 1/4/2022, जो ये आपका ओपनिंग WDV एज ऑन 1/4/2022 है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें करेंगे ऐड एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ऐड एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्या कीजिएगा बताइए तुम, ऐड क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो भी आपने एसेट्स एक्वायर किया था आप उसको ऐड कर लीजिएगा, आप उसको ऐड कर लेंगे। और लेस क्या करेंगे, लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे लेस एसेट्स सोल्ड, सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपने सेल किया। तो मान के चलिए ये यदि A है, ये B है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया A+B। सेल प्रोसीड्स क्या हो गया,
सेल प्रोसीड्स सी हो गया। ये जो सेल प्रोसीड्स है ये कभी भी इससे अधिक नहीं होगा, ये मैक्सिमम कितना होगा, सी कैन नेवर बी ग्रेटर देन ए प्लस बी। सेल प्रोसीड जो है वो आपका ओपनिंग डब्ल्यूडीबी और एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर उससे अधिक कभी नहीं होगा। मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम आपका जितना ओपनिंग डब्ल्यूडीबी और एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर है उतना ही मैक्सिमम सेल प्रोसीड्स होगा। फर्दर इंप्लीकेशन कैपिटल गेन के आएंगे वो मैं बाद में डील करता हूँ, मोटे मोटे तौर से आप इसको समझिए कैसे मैं कर रहा हूं। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीबी एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर लेस सेल प्रोसीड्स ड्यूरिंग द ईयर। अब जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी फॉर एज ऑन 31/3/2023। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे डिप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 22-23। अब हम लोग निकालेंगे डिप्रिसिएशन। अब जो बचेगा ये आपका होगा ओपनिंग डब्ल्यूडीबी एज ऑन 1/4/2023। सपोज कीजिए यहाँ पर क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी 1 लाख हो गया, ये बिल्डिंग है, डिप्रिसिएशन इज 10,000, क्या होगा 10,000 यहाँ पर लेस कर देंगे, जो बचेगा 90,000, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा ओपनिंग डब्ल्यूडीबी एज ऑन 1/4/2023। हम इसको और डिटेल में जाएंगे, वेट कीजिए, 1-2 क्लास का वेट कीजिए, उसके बाद में इसको और डिटेल में जाऊंगा। अभी देखिए मैंने आपको कहा था ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स बनता है एसएससी वाइज, और ब्लॉक कोई डब्बा नहीं है, ब्लॉक एक पेपर वर्क है जो आप करते हो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर इनकम टैक्स पर्पस ओनली। अब जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है वो आपका है सेक्शन 3212। ये क्या बोलता है, ये आपका ये बताता है कि डिप्रिसिएशन किस पर चार्ज होगा, कैसे चार्ज होगा। देखिए ये मैं आपको एक्चुअली लॉ का लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, मैं अपने लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूं ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा हो। आप लोग भी कॉपी के साथ बैठिए और जो मैं बता रहा हूं उसको आप लोग नोट करते रहिए। देखिए क्या लिखा है, डिप्रिसिएशन किस पर मिलता है, डिप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ, डिप्रिसिएशन किस पर मिलता है, डिप्रिसिएशन आपका मिलता है, जो मैंने आपको कहा था कि 4 तरह के ब्लॉक होते हैं, क्या बताइए, बिल्डिंग, फिर आपका होगा प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड इंटेंजिबल। तो डिप्रिसिएशन आपका मिलता है किस पर मिलेगा, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इंटेंजिबल। सपोज कीजिए मैं पिज़्ज़ा हट के पास गया और मैंने पिज़्ज़ा हट के कंपनी में जाके मैंने कहा कि मुझे पिज़्ज़ा हट का लाइसेंस चाहिए। मैंने एक फ्रेंचाइजी खोला पिज़्ज़ा हट का, इसके लिए मुझसे चार्ज किया गया 50 लाख रुपीज फॉर 10 ईयर्स। सपोज मुझे पिज़्ज़ा हट का फ्रेंचाइजी दिया गया 50 लाख रुपीज फॉर 10 ईयर्स। तो ये जो फ्रेंचाइजी फीस है ये किस में आएगा, ये आपका इंटेंजिबल में आएगा, ये आपका इंटेंजिबल में आएगा, समझ गए। अच्छा, इंटेंजिबल के अंदर में एक्सक्लूडिंग, तो इसके अंदर में बहुत सारे आते हैं। इंटेंजिबल के अंदर में कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है, लाइसेंस आता है, पेटेंट आता है, नॉन कंपीटिंग फीस आता है कि मैंने फीस पे किया अपने अपोजिशन को, अपने कंपटीटर बिजनेस को, जो आप 10 साल तक इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कीजिएगा उसके लिए मैं आपको पे करता हूं 50 करोड़ रुपया। ये जो 50 करोड़ रुपया जो मैंने पे किया फॉर 10 ईयर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होगा, ये 10 ईयर्स तक अमोर्टाइज होता रहेगा। बट इनकम टैक्स में क्या होगा, ये जो आपने पे किया वो आपके इंटेंजिबल्स में आएंगे, वो आपके इंटेंजिबल में आएंगे। तो नॉन कंपीटिंग फीस इज ऑल्सो कवर्ड इन इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल के अंदर में क्या क्या आता है, क्या क्या आ रहा है, इंटेंजिबल के अंदर में आ रहा है कॉपीराइट, पेटेंट, नो हाउ मतलब क्या होता है, नो हाउ टू डू द वर्क, नो हाउ, और क्या आ गया, फ्रेंचाइज फी, ये लाइसेंस, ये सभी के सभी आ जाएंगे। नॉन कंपीटिंग फीस, ये सारे के सारे इंटेंजिबल के अंदर में आ जाएंगे। इसके अंदर में पहले गुडविल भी आता था लेकिन गुडविल को एक्सक्लूड कर दिया गया, एक्सक्लूडिंग गुडविल फ्रॉम बाय फाइनेंस एक्ट 2021।
समझ में आया? तो गुडविल को एक्सक्लूड कर दिया गया। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा उसको लेकर मैं एक लॉन्ग क्लास बताऊंगा, जिसमें सिर्फ गुडविल को लेकर मैं डील करूंगा, डिप्रिसिएशन ऑन गुडविल को लेकर मैं डील करूंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग ये मान के चलिए कि डिप्रिसिएशन मिलता है बिल्डिंग पर, प्लांट पर, फर्नीचर पर, इंटेंजिबल पर। ठीक है, अभी देखिए कब मिलेगा, होली और पार्टली owned by the SSC, owned by the SSC, wholly and partly owned by the SSC and used for the purpose of business or profession. Depreciation shall be allowed on WDV of the assets, on WDV of the assets at prescribed rate, at prescribed rate। मैंने क्या कहा, डिप्रिसिएशन, ये जो आपका लैंग्वेज है ना, ये मैं पूरा डिट्टो एक्ट का लैंग्वेज नहीं है, ये मैंने अपने हिसाब से उसको चेंज करके आपको दिया ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक हो। डिप्रिसिएशन कब मिलेगा, जब ये आपका होली और पार्टली बाय द एसएससी है, होली और पार्टली ओन्ड बाय द एसएससी। आप मान के चलिए यहाँ पर जितने वर्ड लिखे हुए हैं सभी वर्ड पर न्यूमेरियस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं। उस जजमेंट, उस हाई कोर्ट के जजमेंट को आइदर इफेक्ट देने के लिए और नलीफाई करने के लिए ये सभी वर्ड्स को लाए गए हैं। आप लोग इसको देखिएगा आगे, होली और पार्टली ओन्ड बाय द एसएससी एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। डिप्रिसिएशन कब मिलेगा, जब ये जो चारों एसेट्स हैं उसको आप होली यूज करते हो या पार्टली यूज करते हो और उसका इस्तेमाल आप करो बिजनेस और प्रोफेशन में। डिप्रिसिएशन किस पर मिलेगा, डिप्रिसिएशन मिलेगा ऑन WDV ऑफ द एसेट्स, WDV ऑफ द एसेट्स पर मिलेगा एट प्रेस्क्राइब्ड रेट। प्रेस्क्राइब्ड रेट मतलब जैसे ही लिख दिया प्रेस्क्राइब्ड, इनकम टैक्स में तो लिखा हुआ है प्रेस्क्राइब्ड, इसका मतलब हुआ कि उसको लेकर फर्दर रूल इशू हुआ था। रूल इशू है जो किस रेट पर कितना का डिप्रिसिएशन मिलेगा। हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे कितना का डिप्रिसिएशन मिलेगा। आज हम लोग देखते हैं कुछ केस के साथ में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था कि मान लीजिए आप ABC लिमिटेड, एक ABC लिमिटेड है, उसने एक कार परचेज किया था, कार, एक गाड़ी बाई किया था, गाड़ी बाई किया था एंड द कार वाज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। कार का इस्तेमाल हो रहा था बिजनेस के लिए, बट किसी कारण से उस कार का रजिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल एक्ट में एसएससी के नाम पर नहीं हुआ था। कार बाई किसने किया, एसएससी ने कार बाई किया। कार का इस्तेमाल कौन कर रहा है, एसएससी कर रहा है, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट होता है जिसमें कार का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उस कार का रजिस्ट्रेशन एसएससी के नाम पर नहीं था। तो क्या ये एसएससी को डिप्रिसिएशन मिलेगा? कोर्ट में फर्दर आगे गया, कोर्ट में आगे गया, कोर्ट में जब आगे गया तो कोर्ट में क्या कहा गया, कोर्ट में कहा गया, जो कोर्ट ने क्या कहा, जो वी नीड टू सी बेनिफिशियल ऑनर, हम लोग रजिस्टर्ड ऑनर को नहीं देखेंगे। कोर्ट के जजमेंट आए, कोर्ट का जजमेंट क्या आया, कोर्ट का जजमेंट आया वी नीड टू सी रजिस्टर्ड ऑनर हम लोग नहीं देखेंगे, रजिस्टर्ड ऑनर हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे बेनिफिशियल ऑनर, हम लोग देखेंगे बेनिफिशियल ऑनर। कौन उस व्हीकल को चला रहा है, कौन उसका यूज कर रहा है, हम लोग उसको देखेंगे। ऐसे ही एक केस था मैसूर मिनरल्स लिमिटेड, एक केस था, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सुनिए और केस का नाम भूल जाइए, सिर्फ फैक्ट को याद रखिए कि फैक्ट मैंने क्या कहा था। एक केस था मैसूर मिनरल्स लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में बिल्डिंग एक्वायर किया गया था, एसएससी ने बिल्डिंग एक्वायर किया, एसएससी ने बिल्डिंग एक्वायर करने के बाद उसमें बिजनेस शुरू कर दिया, बट अभी तक उस बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था या किसी कारण से वो रजिस्ट्रेशन अभी तक हो नहीं पाया।
उस केस में क्या हुआ, जैसे ही ये डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, जैसे ही डिप्रिसिएशन एसएससी क्लेम करता है, एओ क्या करता है, एओ उसको मना कर देता है, एओ उसको मना कर देता है। तो इस केस में भी फिर कोर्ट ने कहा था कि बेनिफिशियल ऑनर हमें देखना है कि कौन उसका यूज कर रहा है, जो उसका यूज कर रहा है वही उसका बेनिफिशियल ऑनर है, वही इसका बेनिफिशियल ऑनर है। आई थिंक ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया, ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया। इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है, आइए देखते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट में आपका होता है जो आपके लीज होते हैं, लेसर और लेसी, दो कंसेप्ट है। लीज दो तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। इन एज पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से, एज पर योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके हिसाब से जो इस दोनों में से कोई एक लीज ऐसा होता है जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन लेसी को मिलता है, आइदर इन ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज। इस दोनों में से लीज ऐसे होते हैं जिसका डिप्रिसिएशन आपका एसएससी को मिलता है, सॉरी लेसी को मिलता है। बट इन इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट में ऑलवेज लेसर क्लेम डिप्रिसिएशन, ऑलवेज लेसर ही ऑलवेज डिप्रिसिएशन क्लेम करता है। लेसर डिप्रिसिएशन क्लेम लेसर ही करता है और डिप्रिसिएशन लेसर को ही मिलता है, डिप्रिसिएशन लेसी को नहीं मिलता है, डिप्रिसिएशन लेसी को नहीं मिलता है। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए तीन कंपनी है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। ये तीनों कंपनी ने मिलकर एक एसेट्स बाय किया, एक कैपिटल एसेट्स बाय किया, से फॉर 1000 करोड़ का कैपिटल एसेट्स बाय किया और लीज पर दे दिया गया, लीज पर दिया गया रिलायंस को, लीज पर दिया गया रिलायंस लिमिटेड को, लीज पर दिया गया रिलायंस लिमिटेड को। अब क्या हुआ होगा, हुआ ये जो ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, ये क्या लेसर है, लेसी कौन है, लेसी आपका रिलायंस है। अब क्या हुआ होगा, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, ये तीनों ने डिप्रिसिएशन क्लेम किया होगा, ये तीनों ने डिप्रिसिएशन क्लेम किया, एओ ने मना कर दिया। एओ ने क्या किया, एओ ने मना कर दिया। क्या बोल के मना किया, जो एओ ने इसलिए मना किया, जो एसेट्स शुड बी ओन्ड बाय द एसएससी, होली ओन्ड बाय द एसएससी, बट यहाँ पर पार्टली ओन है, बट यहाँ पर क्या है, पार्टली ओन है। तो एसएससी ने, एओ ने मना कर दिया कि डिप्रिसिएशन एसएससी को नहीं मिलेगा, एज द एसेट्स वाज नॉट होली ओन्ड बाय द एसएससी, ये एसएससी द्वारा होली ओन्ड नहीं है। क्या हुआ होगा आगे, फर्दर गया, कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो एओ का डिसीजन था कि आपको डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा बिकॉज द एसेट्स इज नॉट होली ओन्ड बाय द एसएससी, उसको कंफर्म कर दिया। एसएससी कंफर्म्स the decision of AO या order of AO that depreciation is allowed only in case of assets is wholly owned by the SSC। समझ गए। तो ये जो 1000 रुपीज जो ये खर्च किया था ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड मिलके, ये क्या हो गया, ये तब ये लोग क्या किए, ये लोग गवर्नमेंट के पास गए कि ऐसा यदि लॉ है, ऐसा है, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, तब यदि ऐसा यदि कंटिन्यू रहा तो हम बिजनेस कर नहीं पाएंगे, हम इतने बड़े कैपिटल एसेट्स को एक्वायर करके हम बिजनेस हाउस को दे नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट ने क्या देखा, गवर्नमेंट ने देखा कि इस रूल को अल्टर करने की आवश्यकता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया और होली ओन्ड के जगह होली और पार्टली ओन्ड बाय द एसएससी, क्या आ गया, होली और पार्टली ओन्ड बाय द एसएससी। इस जजमेंट के कारण पार्टली ओन्ड बाय द एसएससी को वर्ड को ऐड किया गया, समझ में आया, इस जजमेंट के कारण पार्टली ओन्ड बाय द एसएससी को ऐड किया गया। एक बात और, ये डिप्रिसिएशन आपको कब मिलेगा, depreciation shall be allowed on the WDV of the assets at a prescribed date, at a
स्क्रैप डेट। बट एक चीज आप नोट गौर कर लीजिए कि डिप्रिसिएशन कब मिलेगा, डिप्रिसिएशन उसी साल में, डिप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब वो पुट टू यूज होगा। पहली बार फर्स्ट टाइम हम लोग चेक करेंगे कि फर्स्ट टाइम पुट टू यूज कब हो रहा है। आपने कब एक्वायर्ड किया वो उतना रिलेवेंट नहीं है, आपने कब इंस्टॉल किया वो भी रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट क्या है, रिलेवेंट ये है कि पुट टू यूज कब हुआ। समझ में आया? तो डिप्रिसिएशन शैल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर इट्स फर्स्ट पुट टू यूज। जब ये पहली बार पुट टू यूज होता है तभी आपको डिप्रिसिएशन मिलना शुरू होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग डील करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 43(6) को डिटेल में जाऊंगा, कैपिटल गेन वाले टॉपिक में जाऊंगा। आज के लिए इतना ही, आप लोग इतना समझिए, अधिक नहीं, आप अच्छे से इसको समझिए। कोई डाउट हो, कोई क्वायरी हो तो यू कैन राइट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।